अर्थक्वेक अगर आ गया, क्या स्टेटस है उसका? बहुत बार हम कितनी बार देखते हैं कि कुछ डिजास्टर होता है बट बिल्डिंग्स ठीक रहती हैं ऑन द फेस ऑफ इट। एक और कॉन्सेप्ट है ऑटोनोमस रोबोट्स करके। ये बाहर की यूएस में बहुत शुरू हो चुका है। बाहर रोबोट्स ऐसे शुरू हो गए एआई इनेबल्ड, जो ज़्यादा तेज़ी से, ज़्यादा एफिशिएंसी से काम कर सकते हैं। 2021 में यूएस में ये एक्चुअली घर जो है सेल पर जाने शुरू हो चुके थे। मैं मानता हूँ कि वो घर की एक्सपेंसिव थे। वो स्टार्टिंग थी $300,000। ये स्टार्टिंग प्राइस थी। आयरन मैन जैसी मूवीज देखी होंगी जहां पर हॉलोग्राम्स के थ्रू वो पूरी की पूरी एक स्ट्रक्चर होता है जिसको आप देख सकते हैं। आज हम ड्रोन्स यूज करते हैं बट उसका नेक्स्ट लेवल एआई है। इंडस्ट्री में बहुत लोग अडेप्ट ही नहीं करना चाहते, वो टेक्नोलॉजी को वेलकम ही नहीं करना चाहते कि ये कुछ हेल्प हमारी कर सकती है। इसको आपको मे बी 10 घंटे के टाइम के पैसे देने थे कंसल्ट करने के लिए, उसको आप 1 घंटे का टाइम का दे सकते हो, जिससे कि वो बस वेरीफाई करते हैं। एज अ कॉन्ट्रैक्टर बेसिक मैं उससे क्या काम करवा सकता हूँ चैट जीपीटी से? 2022 एंड से पहले एआई बहुत लोग जानते भी नहीं थे क्या होता है। उनके लिए तो रोबोट्स एआई होते थे। एकदम से 1.5 साल में कितनी तेजी से एआई बढ़ा है। अगर आप इस स्पीड को देख लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि अगर बिगिनिंग में ये सब हो रहा है तो आगे जाकर 5-6 साल में तो पता नहीं क्या क्या होना बाकी है। आपको अपनी लीगल टीम की जरूरत डेफिनेटली पड़ेगी, बट एक बेसिक समझने के लिए कि कहानी क्या है, क्या स्पेसिफिकेशन है। बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट में खेल ये होता है कि एक क्लॉज पूरी गेम बदल सकता है। अगर आपको यही नहीं पता 3D प्रिंटिंग क्या है, कल को 3D प्रिंटिंग जैसी कुछ चीज़ हो रही है तो आप अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे। बट वहीं आपको पता है क्या है, एटलीस्ट यू कैन एक्सप्लोर समथिंग। हेलो और वेलकम है आपका इमेजिन इंफ्रा पॉडकास्ट पे। आज हम अपना 3rd एपिसोड कवर करने जा रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने वाटरप्रूफिंग के बारे में डिस्कस किया था एक वाटरप्रूफिंग एक्सपर्ट के साथ। तो आई होप आप लोग को काफ़ी वैल्यू मिली होगी और आप लोग को बहुत कुछ वाटरप्रूफिंग के बारे में सीखने को मिला होगा। अगर आपने नहीं देखा है वो एपिसोड तो इस एपिसोड के बाद आप ज़रूर टाइम निकालिएगा 2nd एपिसोड देखने के लिए। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे अपने पॉडकास्ट में, वो टॉपिक ऐसा है जो आपके स्मार्टफोन से भी ज़्यादा आपको स्मार्ट बना देगा और एक बुलेट ट्रेन की टेक्नोलॉजी से भी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव टॉपिक है। जी हाँ, बात हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो अगर आपको लगता है ऐसा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी जॉब्स छीनने आया है या फिर गलती से आपको वो स्पेस में लॉन्च कर देगा, तो ऐसी मिसकंसेप्शंस को आज हम साफ कर देंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही यूज़फुल टेक्नोलॉजी है और एक बहुत ही यूज़फुल फ्यूचर में यूज़ करने वाली चीज़ है, हम उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे, जो कि आज तक इस इंडस्ट्री में, इंडिया में इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं हुई है। तो हमारी एक पहल है इमेजिन इंफ्रा पॉडकास्ट में इस टॉपिक को कवर करने के लिए और हमारी ऑडियंस को उसके लिए एजुकेट करने के लिए। एआई सिर्फ रोबोट्स नहीं है, एआई हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़्यादा एफिशिएंट, ज़्यादा स्मार्टर और ज़्यादा सेफ बनाता है। तो आप आज तैयार हो जाइए एक बहुत ही एक्साइटिंग इंफॉर्मेशन के लिए, या कह लीजिए आप अपनी ईथरनेट केबल्स प्लग इन कर लीजिए, क्योंकि आज हम एआई मैट्रिक्स को डिकोड करने वाले हैं एक बहुत ही जाने माने एआई एक्सपर्ट के साथ। तो हमारे साथ आज हम वेलकम करेंगे मिस्टर साक्षर दुग्गल को। ही इज एन 11 टाइम्स TEDx स्पीकर एंड एन एडवोकेट एट द दिल्ली हाई कोर्ट एज वेल एज द सुप्रीम कोर्ट। वो एआई के बारे में बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि एम्स हो गया, DRDO हो गया, इस तरीके की बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में जाके वो काफ़ी टॉक्स डिलीवर कर चुके हैं। एंड वो साइबर लॉ यूनिवर्सिटी में एकेडमिक आउटरीच के एडवाइज़र भी हैं। तो साक्षर, वेलकम टू द एपिसोड नंबर 3 ऑफ इमेजिन इंफ्रा पॉडकास्ट। सो साक्षर, आप तो एक्सपर्ट हो इस फील्ड के, बट हमारे जो व्यूअर्स हैं, बहुत सारे लोगों के लिए एआई बहुत ही नया है। उनको चैट जीपीटी पता है एआई में क्या होता है, बट चैट जीपीटी के आगे एआई या फिर चैट जीपीटी से पहले एआई का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है, उसमें क्या क्या टेक्नोलॉजीज होती हैं, क्या टर्मिनोलॉजीज होती है। तो मैं चाहता हूँ कि आप व्यूअर्स को थोड़ा बहुत एजुकेट करो उनके बेसिक्स के बारे में। श्योर। सो इस पॉडकास्ट में हम कुछ टर्म्स यूज़ करेंगे। मैं उसको बहुत ही सरल भाषा में, बहुत सिंपल भाषा में मैं कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल एआई, हमें एआई लगता है, किसी को लगता है रोबोट्स हैं, किसी को लगता है टेक्नोलॉजी है, बट सिंपली अगर मशीन्स के पास अपनी खुद की इंटेलिजेंट कैपेसिटी है, खुद की थिंकिंग कैपेसिटीज है, उसको हम एआई बोलते हैं। बहुत सिंपल टर्म्स में। जहाँ तक आईओटी की बात है, उसको फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। वो क्या है? आज आप स्मार्ट वॉचेस पहनते हैं, आज स्मार्ट टीवीज हमारे पास है, स्मार्ट एसीज हैं। इसका मतलब क्या है? हमने किसी एक जो ऑब्जेक्ट है
चाहे हमारी वॉच हो गई, एसीज हो गए, उसमें इंटरनेट को इंटीग्रेट कर दिया है, तो उसको हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोलते हैं। आजकल ये बहुत एडवांस लेवल पे चला गया, जो कि हम डिस्कस करेंगे इस पॉडकास्ट में आगे जाके। बाकी इसके बाद एक कॉन्सेप्ट होता है 3D प्रिंटिंग करके, जो इस इंडस्ट्री के लिए बहुत प्रेवलेंट है। ये 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आज की नहीं है, बहुत टाइम पहले की है, बट ये बूम आज कर रही है। ये क्या है कि ये स्पेसिफिक, जैसे हमारे प्रिंटर्स होते हैं, हम प्रिंटर से हमें आदत है, हम प्रिंट आउट निकालते हैं। कुछ और आप एडवांस करेंगे तो प्रिंटर्स से आप छोटे छोटे आप स्ट्रक्चर्स निकाल सकते हैं। लेकिन आज के ज़माने में लोग बिल्डिंग्स बना रहे हैं इससे, उसको 3D प्रिंटिंग बोलते हैं कि उस टेक्नोलॉजी से आप एक टॉय से लेके एक बड़ी सी इंफ्रास्ट्रक्चर, दोनों तक आप इस 3D प्रिंटिंग से क्रिएट कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम एक टर्म यूज़ करते हैं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये एक मदर टॉपिक है, इसके अंदर सब कुछ आ जाता है कि बेसिकली आप जब इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल की जो कैपेसिटीज़ है, उनको आप अगर उनका मिलन करते हैं, तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस जो है वो पैदा होती है। तो आप जैसे जैसे हम कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ेगी और नई नई चीज़ें इसमें सामने आएंगी। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मेरे को एक्साइटमेंट हो रहा है जो हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं। आई एम श्योर सबको एक्साइटमेंट हो रहा होगा। तो मेरे को ये जानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या आईओटी या 3D प्रिंटिंग, ये सारी जितनी टेक्नोलॉजीज हैं, उसको हम यूज करके कैसे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, जितनी हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, जो भी हम लोग बिल्डिंग्स, फ्लाईओवर्स, ब्रिजेस, जो कुछ भी बना रहे हैं, उस सब में हम कहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं, कैसे उसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं उस इंडस्ट्री को फॉर द बेटर। तो कभी भी कोई भी चीज़, जैसे स्पेसिफिकली टेक्नोलॉजी वहाँ पर आती है जहाँ कहीं नीड है, कहीं स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं। अगर मैं इस इंडस्ट्री की बात करूँ, प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम एफिशिएंसी में आती है, प्रॉब्लम डिजास्टर मैनेजमेंट में आती है। आपको ये नहीं पता लगता कि कौन से आपका इक्विपमेंट ठीक है, नहीं है, बिल्डिंग गिरेगी नहीं गिरेगी, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या है, वो ह्यूमन थिंकिंग कैपेबिलिटी से बहुत ऊपर है। तो एफिशिएंसी की प्रॉब्लम है आपकी, जो है फ्यूचरिस्टिक, जो आप प्रिडिक्ट जो कर सकते हैं जो डिजास्टर्स, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। टाइमली टाइमली कमिटमेंट एज वेल एज टाइमली डिलीवरेबल्स, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये तीन मेजर मेजर इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं इस इंडस्ट्री में। अगर मैं बात करूँ, एआई का काम करता है, तो एआई और आईओटी स्पेसिफिकली जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं, ये आप देख लीजिए, जैसे हमारे जो मशीन्स है, इक्विपमेंट्स है, उसमें सेंसर्स लगा देते हैं। सेंसर्स लगाने के बाद ये एग्जैक्टली पूरा मेजर कर सकता है कि आपका, पहली बात, जो इक्विपमेंट है वो कब तक चलेगा, उसका हेल्थ स्टेटस क्या है। अगर कुछ खराबी है तो आगे बढ़ने से पहले ये आपको अलर्ट कर देता है। दैट्स नंबर वन। सेकंड है, अगर आपने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, मान लीजिए कोई बिल्डिंग बन रही है, आपने उसमें कहीं पे भी कोई सेंसर लगा दिया, आईओटी रिलेटेड सेंसर, वो आपको पूरी बिल्डिंग का हेल्थ स्टेटस बता देगा। ये बता देगा कोई प्रॉब्लम आई है, नहीं आई है। खासकर ऐसी एरियाज, फॉर एग्जाम्पल जापान, जापान ऐसी एरिया है जहाँ अर्थक्वेक्स बहुत आते हैं, वहाँ पर ऐसी एआई इनेबल टेक्नोलॉजीज यूज हो रही हैं। बिकॉज अगर अर्थक्वेक आना है, आप अर्थक्वेक प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट आप ये जरूर प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अर्थक्वेक अगर आ गया तो आपकी बिल्डिंग का स्टेटस क्या है, क्या स्टेटस है उसका। बहुत बार हम कितनी बार देखते हैं कि कुछ डिजास्टर होता है, बट बिल्डिंग्स ठीक रहती हैं ऑन द फेस ऑफ इट। अगर आप अंदर डेप्थ में जाएंगे तो आपको पता लगता है कि उसका ढांचा पूरी तरह हिल चुका है, वो कभी भी गिर सकती है। उसी के रिलेटेड बहुत सारे डिजास्टर्स होते हैं। जहां तक मैं बात करूं, एक और कॉन्सेप्ट है ऑटोनोमस रोबोट्स करके। ये बाहर की, यूएस में बहुत शुरू हो चुका है। ये क्या करते हैं रोबोट्स, हम सी आप जब भी कोई बिल्डिंग बनाते हैं, मेन काम क्या रहता है? सबसे बेसिक काम, आप ईंट लगाते हैं, सीमेंट लगाते हैं, उस पर ईंट लगाते हैं, सबसे बेसिक काम है। बाहर रोबोट्स ऐसे शुरू हो गए, एआई इनेबल्ड, जो ज़्यादा तेज़ी से, ज़्यादा एफिशिएंसी से काम कर सकते हैं। तो ये भी एक आपका एक पहलू ठीक होगा। थर्ड इज टाइमली जो मैनेजमेंट होती है। अगर आज मैं कोई साइट पे जाऊँ, 10 चीज़ें हो रही होती हैं, आपको एज ए ह्यूमन बीइंग, आपका दिमाग अगर 10 जगह बटा है, आप कुछ चीज़ मिस कर सकते हो। बट एआई इतना सारा डेटा एक ही बार में खुद कलेक्ट कर लेता है और आपको स्ट्रेट अवे सारा डेटा दे देता है। फॉर एग्जाम्पल, इसका छोटा एग्जाम्पल मैं लूंगा, जैसे चैट जीपीटी क्या करता है। आपने अगर मान लीजिए 100 डॉक्यूमेंट्स चैट जीपीटी में डाले और उससे एक सवाल पूछा, तो सारी लिस्ट आपको दे देता है, आपके लिए काम आसान कर देता है। वैसे ही ऐसे एआई टूल्स आज आ चुके हैं। आज रिकंस्ट्रक्ट एक बहुत अच्छा एआई टूल है। रिकंस्ट्रक्ट क्या करता है? वो बेसिकली ड्रोन्स के थ्रू आपकी पूरी, जो जैसे अगर आपकी साइट है, ड्रोन्स के थ्रू आपकी पूरी साइट का पहले उसने इंस्पेक्शन किया, आपको एक पूरे एक ढांचा दिखा दिया कि अच्छा ये सब हो रहा है। देन थ्रू डेटा आप उसको एनालाइज कर सकते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट में कितना काम हुआ है, कितनी स्पीड से हुआ है। तो ये बहुत ही बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो आज के टाइम पर डिफरेंट कंट्रीज स्टार्ट कर चुकी हैं। बट आई फील ये नीड ऑफ द आवर है, एंड आई एम श्योर इंडिया में भी धीरे धीरे काम ये बढ़ता जा रहा है। 100%, 100%। इसके अंदर कोई ऐसे कोई स्पेसिफिक एग्जांपल्स हैं, जैसे आपने बताया जहाँ जहाँ यूज़ हो सकता है ये, तो कहीं पे इंडिया में या कोई और कंट्री में कोई एग्जांपल्स हैं कि लोगों ने किस यूज़ केस में इसको इम्प्लीमेंट किया हो, एआई टेक्नोलॉजी को यूज़ कैसे किया हो? डेफिनेटली। सो एक रिसर्च के अकॉर्डिंग 2031 तक जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री है वो $300 बिलियन पार कर जाएगी, यानी आज से 7 सालों में। तो
अगर इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, काम भी बहुत हो रहा है। और अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल्स की बात करूं, सबसे पहले मैं आऊँगा 3D प्रिंटिंग पे। 3D प्रिंटिंग एज़ आई सेड पहले बात होती थी, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट था, लेकिन 2021 में यूएस में ये एक्चुअली घर जो है सेल पर जाने शुरू हो चुके थे। मैं मानता हूँ कि वो घर की जो बहुत ही एक्सपेंसिव थे, वो स्टार्टिंग थी $300,000। ये स्टार्टिंग प्राइस थी 3D प्रिंटेड। मतलब बेसिकली करीब 2.5 करोड़। 2.5 करोड़, ढाई पौने 3 करोड़। क्या साइज होगा उस घर का? ये 500 स्क्वायर फीट। अच्छा, तो दैट साउंड्स एक्सपेंसिव। दैट इज एक्सपेंसिव फॉर देम। सो यहाँ से स्टार्टिंग थी, बट हाँ, अब अगर हम देखें तो इंडिया में पिछले साल बैंगलोर में फर्स्ट पोस्ट ऑफिस का इनॉग्रेशन हुआ था जो 3D प्रिंटिंग से बना है। तो अगर मैं यूजर्स के लिए और भी सिंपल करूँ, तो जैसे प्रिंटिंग होती है, 3D प्रिंटर छोटा नहीं, बट ऑब्वियसली अगर आपको बिल्डिंग बनानी है तो आपको बड़े साइज का चाहिए। वो लेयर बाय लेयर आपकी पूरी बिल्डिंग बनाता है। अगर आपने कभी छोटे हो गए बचपन में टॉय, आपने क्ले से खेला हो, तो क्ले से जब हम घर बनाते थे कैसे बनाते थे, लेयर बाय लेयर हम घर को बनाते थे, वैसी 3D प्रिंटिंग काम करता है। आज दुबई में बहुत काम हो रहा है 3D प्रिंटिंग पे। वहाँ पे एक मॉस्क है, अभी 2 महीने पहले इनॉग्रेट हुआ है, जो इतना बड़ा मॉस्क सिर्फ 3D प्रिंटिंग से ही बना है। एंड अगर आप जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा कि इस बिल्डिंग में और नॉर्मल कोई ह्यूमन बींग्स में कोई बिल्डिंग बनाई, इसमें क्या फ़र्क है। जहाँ तक मैं बात करूँ IoT की, तो जो पूरा यूके का जो ट्रेन नेटवर्क है, जो हम जानते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है, वहाँ हर ट्रेन स्टेशन पर, हर ट्रेन ट्रैक्स के बीचों बीच इन्होंने सेंसर्स लगा रखे हैं। वो सेंसर्स प्रिडिक्ट करते हैं कि ट्रेन कितनी स्पीड से आ रही है, कुछ मतलब कोई अगर बीच में कोई खराबी हो गई तो वो अलर्ट भी दे सकता है। और मान लीजिए मान लीजिए बारिश बहुत तेज़ हो गई है, अगर नीचे फ्लडिंग हो गई है, तो आपके ट्रेन ट्रैक्स खराब हो सकते हैं। वहाँ पर भी स्टेटस जो है, इनका हेल्थ स्टेटस अबाउट आपकी ट्रेन ट्रैक्स कैसी हैं, आपका आगे कुछ प्रॉब्लम हो रही है नहीं हो रही है, वो बहुत काम की चीज़ है। स्पेन में भी हमने देखा है, अभी पीछे ही मैड्रिड में एक नया 3D प्रिंटेड हाउस बना है। तो कहने का मतलब है, अगर हम इसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लाएं, प्रॉब्लम्स लाइक जैसे ट्रेन है, ट्रेन डिरेल हो जाती है। अब हर ह्यूमन बीइंग आप 1-1 सेंटीमीटर तो चेक नहीं कर सकते ट्रेन का। एआई आपको बता सकता है कहाँ प्रॉब्लम है, कितनी देर में हो सकता है, एस्टिमेशन आपकी क्लियर हो जाती है। अगर आप कोई प्रोजेक्ट में, आज मान लीजिए हम कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की बात करते हैं, आप अपनी टीम को प्रॉपर मैनेज कर सकते हैं। आप एक नया कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं, आप आई एम श्योर आप सब लोगों ने आयरन मैन जैसी मूवीज देखी होंगी, जहाँ पर हॉलोग्राम्स के थ्रू वो पूरी की पूरी एक स्ट्रक्चर होता है जिसको आप देख सकते हैं। आज हम ड्रोन्स यूज करते हैं, बट उसका नेक्स्ट लेवल एआई है। एआई आपको अलग अलग, जैसे मैंने एक टूल का नाम दिया रिकंस्ट्रक्ट क्या करता है, वो आपकी पूरी साइट की फोटोज ले लेगा और आपको सिस्टम पे और ऐसे डिजाइन ला के दे सकता है। एज एन आर्किटेक्ट, एज अ सिविल इंजीनियर, आपका काम बहुत आसान कर सकता है कि अगर आपको और 1000 अच्छे डिजाइन दिखा दिए थ्रू 3D इमेजेस, तो आपका काम आसान हो जाता है कि इसमें क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो इसके रियल लाइफ एप्लीकेशंस हैं, बट आई एम श्योर इन द नेक्स्ट 6 to 7 years ये बढ़ने वाले हैं, स्पेसिफिकली इन इंडिया। गॉट इट। जैसे आपने कहा आयरन मैन मूवी में हमने पहली बार ये टेक्नोलॉजी शायद ज़्यादातर लोगों ने देखी है, तो मेरे को लगता है कि यही मार्वल वगैरह ही हमारे को नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बताते हैं कि ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये होना चाहिए, और फिर वो देख के साइंटिस्ट एक्टिवेट होते हैं कि यार ये तो अब ये मेरे को करके दिखाना है। तभी हमने एआई और सारी जितनी भी चीज़ें हैं उसको हम रियल लाइफ में देख पाते हैं, क्योंकि पहले वो मूवी में देखी होती है हमने। तो जैसे अगर हम एआई और आईओटी की बात करें, तो इनको अगर हम कंबाइन कैसे कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में यूज़ करने के लिए, और ये अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की एफिशिएंसी या सेफ्टी को, इन दोनों को कंबाइन करके एग्जैक्टली कोई यूज़ केस अब बताइए कि कहाँ पे इसको हम लोग एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं या फिर उनकी सेफ्टी को बढ़ा सकते हैं। इसका प्राइम एग्जांपल जैसा मैंने कहा, यूएस में एक रोबोट है जिसको हम नाम देते हैं सैम। तो सैम क्या करता है, वो बेसिकली स्टार्ट ऐसे हुआ था कि वो ब्रिक्स उठा के लगाता है, बट एज आई सेड ह्यूमन एफिशिएंसी ज़्यादा है उसकी। आप उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ह्यूमन बीइंग, आप कोई इंसान बीमार पड़ गया, कुछ हो गया, कितनी स्पीड से करेगा आप बता नहीं सकते हैं। इसका आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इतनी स्पीड से करेगा, इतने दिन तक करेगा। और कंस्ट्रक्शन में हम सबको पता है बहुत ही ज़्यादा डेंजरस काम भी होते हैं। इनफैक्ट यूरोपियन यूनियन ने अभी जो पीछे अपना एआई एक्ट निकाला है, उसमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री को हाईएस्ट रिस्क वाली कैटेगरी में रखा है। ऐसा क्यों रखा है? बिकॉज नंबर 1, ये इंडस्ट्री, अगर आप टेक्नोलॉजी हटा भी दीजिए तो भी बहुत ही ज़्यादा मतलब हज़ार्ड्स होते हैं, राइट? बहुत ही ह्यूमन बींग्स को इफेक्ट होती है ये इंडस्ट्री में। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, अगर आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं और अगर आप एआई और आईओटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कल को आपके ऊपर लाइबिलिटी बहुत बड़ी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है। कल को कुछ भी बिल्डिंग को होता है तो नाम आप पे आएगा, तो रिस्क ज़्यादा है। तो कुछ भी आप यूज़ कर रहे हैं, जैसा मैंने सैम का एग्जाम्पल दिया, ऐसे कई सारे ऑटोनोमस रोबोट्स हैं जिनको एआई से इंटीग्रेट जब करते हैं, यानी आपने रोबोट तो तैयार कर दिया, बट डेटा जो है वो एआई के थ्रू आएगा। डेटा किस चीज़ का? कि जी बिल्डिंग ये है, इसमें इतना बनाना है, इतने दिन चाहिए। मैं सिंपल जैसे यूजर्स को बोलता हूँ, अगर आप चैट जीपीटी को कमांड्स कैसे देंगे? आप चैट जीपीटी को अगर बिल्डिंग बनानी है, आप उसको ऐसी कमांड देंगे ना, ये बिल्डिंग है,
इतनी देर में तैयार होनी है, ये प्रोजेक्ट है, हमारे पास इतने वर्कर्स हैं, ये हमारे पास ये मटेरियल है। सब कुछ डेटा आप पहले रोबोट में डाल दीजिए। उसके बाद रोबोट जब काम करना शुरू करेगा, आईओटी वहाँ काम आता है कि वो आपको आपकी जो पूरी प्रोग्रेस रिपोर्ट को देखने में। जब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं इस इंडस्ट्री में, वो बहुत डिफिकल्ट है। अगर कोई नेशनल हाईवे बन रहा है, कितने मुश्किल है सब कुछ मैनेज करना, सब कुछ देखना एट द सेम टाइम। बट एआई आपका काम वहाँ आसान करता है। एज अ सेड, जब सेंसर्स, उसको हम प्रिडिक्टिव मैकेनिज्म बोलते हैं कि आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं चीज़ों को ज़्यादा आसानी से, कि आप सेंसर्स लगा दिए, आपने कोई प्रॉब्लम है नहीं है, आपकी टीम्स कैसे आप काम कर रही हैं। एक नई टेक्नोलॉजी जिसको हम कहते हैं डिजिटल ट्विन, ये अभी सबसे अपकमिंग टेक्नोलॉजी है। इसको क्या होती है बेसिकली, आपने कोई बिल्डिंग है बहुत बड़ी, मान लीजिए कोई टावर है, बुर्ज खलीफा है मान लीजिए, बुर्ज खलीफा का आपने एग्जैक्ट वर्चुअल रियलिटी में, यानी मान लीजिए गेमिंग वर्ल्ड में, आपने उसका रेप्लिका क्रिएट कर दिया और अब आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। आज आर्किटेक्ट्स जो हैं वो अपने कस्टमर्स को, पोटेंशियल कस्टमर्स को कैसे दिखाते हैं, तो फोटोज दिखाते हैं या वीडियोस दिखाते हैं। ये उसका नेक्स्ट लेवल है कि आप प्रॉपर उसको एक थ्रू 3D स्ट्रक्चर A to Z दिखा सकते हैं। और यहाँ पर VR टेक्नोलॉजी, जैसे हम जानते हैं कि VR पहन के एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है, वो चीज़ें भी अपकमिंग है। वो अभी पूरी तरह प्रेवलेंट नहीं है, बट डेफिनेटली दिस इज द फ्यूचर। सो आज की डेट में एआई आपका डेटा का काम करता है, एफिशिएंसी का काम बढ़ा रहा है, खासकर इन कंट्रीज लाइक यूएस, जापान, दुबई एज वेल। आपका आईओटी आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में बहुत हेल्प करता है, जस्ट टू सी कि सब काम सही चल रहा है या नहीं चल रहा, बिकॉज क्रिटिकल पार्ट ही वही आता है। प्रोजेक्ट के बाद किसी का ध्यान रहे ना रहे, दैट्स अ बिग इशू। आप प्रोजेक्ट के बाद एटलीस्ट दैट कैन प्रिडिक्ट हर रोज कि भाई इसका स्टेटस रिपोर्ट ये है, ये जगह ठीक है, इस बिल्डिंग में प्रॉब्लम तो नहीं है, समथिंग लाइक दैट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 3D प्रिंटिंग इसका नेक्स्ट लेवल है कि एआई और आईओटी को कंबाइन करके सारा डेटा आप एक 3D प्रिंटर की उसमें डालते हैं और वो आपका पूरा घर बना देती है। बिकॉज 3D प्रिंटर के लिए आपको पहले सब सारा डेटा उसको देना पड़ता है कि ईच एंड एवरी स्पेसिफिकेशंस, कि मुझे अपनी कुर्सी यहाँ चाहिए, दरवाज़ा यहाँ चाहिए। फिर जो वो 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है, वो पूरा एक अपने सिस्टम में पूरा लेके कि अच्छा एक घर होगा कैसे, उसको एज इट इज़ सामने रख देती है। तो बहुत इंटरेस्टिंग केसेस भी आ रहे हैं इंडिया में। आई एम ग्लैड पिछले साल से काफ़ी कुछ शुरू हो गया। बैंगलोर इज़ द फर्स्ट कंट्री जो जहाँ पे काफ़ी काम हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू एआई एंड 3D प्रिंटिंग। बट बाहर की कंट्रीज लाइक यूएस, यूरोप, जापान, यहाँ पर तो काफ़ी एक्सटेंसिवली काम हो रहा है इस पर। यस, बैंगलोर तो इंडिया में मतलब कोई भी नई टेक्नोलॉजी लाने का स्टार्टिंग पॉइंट तो बैंगलोर ही होता है। तो बैंगलोर में आज काम हो रहा है तो आई एम श्योर दिल्ली में भी आ जाएगा अभी कुछ टाइम में। बट मैंने, जैसे आपने वीआर मेंशन किया, वीआर हो गया, एआर हो गया, तो आजकल आई कीप गोइंग टू अ लॉट ऑफ कंस्ट्रक्शन एग्जीबिशंस एंड ऑल। तो मैंने रिसेंटली एक टेक्नोलॉजी देखी थी कि फॉर सेफ्टी ट्रेनिंग, क्योंकि सेफ्टी के लिए अब इंडियन कंज्यूमर भी बहुत पर्टिकुलर हो गया है। तो जैसे वी वर्क इन अ लॉट ऑफ पावर प्लांट्स, हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो पावर प्लांट में जाते हैं तो वहाँ पे उन्होंने प्रॉपर सेफ्टी ट्रेनिंग के लिए पूरे रूम्स बनाए हुए हैं, और डेली मॉर्निंग में मतलब जितने भी वर्कर्स हैं वो वहाँ पे जाते ही जाते हैं, उनका एक इंडक्शन होता ही है सेफ्टी को लेके। बड़े लेवल के इंडक्शन भी होते हैं हफ्ते हफ्ते में एक बार, जिसके अंदर सारी टीम का 3 घंटे 4 घंटे का इंडक्शन होता है, जस्ट टू मेक श्योर कि उनके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाए। तो उसके अंदर आपको क्या लगता है, मतलब जो मैंने एक टेक्नोलॉजी देखी थी, एक कंपनी बाहर से उसने टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करी है जहाँ पे उनको वीआर गॉगल्स वो पहनाते हैं वर्कर्स को, और फिर उनको पूरा एक्सपीरियंस कराते हैं किस किस टाइप के एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। तो उसको हम लोग और कैसे अगर बड़े स्केल में इम्प्लीमेंट करना हो तो आपके हिसाब से क्या है उसकी प्रैक्टिकलिटी या फिजिबिलिटी फॉर द इंडियन मार्केट? देखिए, सबसे पहले अगर इस इंडस्ट्री को, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, इसको बढ़ना है तो 3 फैक्टर्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 इज़ गवर्नमेंट पॉलिसी, नंबर 2 इज़ इन्वेस्टमेंट, नंबर 3 इज़ अडैप्टेशन। यहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिसी आपके हाथ में नहीं है। इन्वेस्टमेंट्स धीरे-धीरे, जैसे-जैसे कंपनीज़ को स्कोप दिखेगा, जैसे-जैसे नए-नए स्टार्टअप्स इसमें आएँगे, इन्वेस्टमेंट्स भी होंगी। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है थर्ड प्रॉब्लम में, जहाँ पर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, अडैप्टेशन। अडैप्टेशन का क्या मतलब है? आप देखेंगे इस इंडस्ट्री में बहुत लोग अडैप्ट ही नहीं करना चाहते, वो टेक्नोलॉजी को वेलकम ही नहीं करना चाहते कि ये कुछ हेल्प हमारी कर सकती है। आज कितने सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, आप ऑन साइट बात करें, आप बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे बात होती है, उनसे बात करें तो उनके लिए एआई तो एक एलियन वर्ड है। इंटरनेट उनको समझना उनके लिए बहुत बड़ी बात है, तो एआई तो अलग ही लेवल हो गया। तो अडैप्टेशन, मेंटल अडैप्टेशन टू दिस एस्पेक्ट कि हाँ, ये न्यू टेक्नोलॉजीज एक्सिस्ट करती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, ऐसी कंपनीज हैं जो, अब अगर मैं इंडिया में बात करूं, बाहर की कंपनीज यहाँ पे एज यू सेड एग्जीबिशंस होते हैं, वीआर टेक्नोलॉजी ले लीजिए, आपका थ्रू वीडियो, नॉर्मल वीडियोस ले लीजिए, एक जिसे कहते हैं अवेयरनेस फैलाने की बात हो रही है, दैट्स नंबर 1। नंबर 2, लोगों को ये बताने की बात हो रही है स्पेसिफिकली इंडिया में कि यार ये नया ज़माना है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का। अब जो आपकी इंडस्ट्री, एज यू सेड इन द बिगिनिंग, की एआई जॉब्स ले लेगा नहीं ले लेगा,
यहाँ पे एआई आपको कॉम्प्लीमेंट करने आया है, वो आपकी मदद करने आया है, बट वो मदद तभी हो पाएगी जब आपको पता है कि उसको लेवरेज कैसे करना है, उसको यूज़ कैसे करना है। अगर आज चैट जीपीटी है, तो किसी को चैट जीपीटी यूज़ करना नहीं आता, किसी को बहुत अच्छी तरीके से आता है। तो अगर आपको टेक्नोलॉजी तो सबके लिए एग्जिस्ट करती है, बट आप ये देखिए आप उसको यूज़ कैसे कर पाएंगे। तभी ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं। इनफैक्ट बाहर की कंट्रीज़ में आप यूनिवर्सिटीज़ जो है वहाँ पर एक सब्जेक्ट कॉल्ड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ही इंट्रोड्यूस हो गया है, जहाँ पर जो हमारे फ्यूचर प्रोफेशनल्स हैं उनको ट्रेन किया जाता है कि देखो ये इंडस्ट्री है, ये काम हो रहा है, बट एज यू सेड वो दिमाग में बिठाने वाली बात है कि यार दिस इज द फ्यूचर। तो एटलीस्ट बंदा उस डायरेक्शन में सोचना शुरू करता है। आज धीरे धीरे वी आ रहे हैं। वी सबसे पहले इस्तेमाल हो रहे हैं आपके कस्टमर्स के केस में, कि कस्टमर को एक्सपीरियंस चाहिए कि मेरा नया घर कैसा लगेगा। तो वी के थ्रू, अब ऑब्वियसली इफ यू कंपेयर वीडियो एंड वी आर इज ऑलवेज बेटर इन टर्म्स ऑफ कस्टमर एक्सपीरियंस। तो ये धीरे धीरे स्टार्ट होता है, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली ये आपकी पूरी की पूरी वर्किंग में आ जाता है। तो आई एम श्योर काफ़ी कुछ हो रहा है, बट एट द सेम टाइम स्पेसिफिकली एज यू सेड सेफ्टी मेजर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एज आई सेड ये इंडस्ट्री इतनी डेंजरस है और टेक्नोलॉजी इसमें हेल्प कर सकती है। तो वर्कर्स को समझना होगा और ये प्रोफेशनल्स को भी समझना होगा कि टेक्नोलॉजी बहुत सारे जो हजार्ड्स हैं इस इंडस्ट्री के, उससे हमें सेव कर सकती है। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। बट इसके अंदर क्या इसके कोई नेगेटिव इफेक्ट्स भी हो सकते हैं? क्या कोई सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं एआई में, आईओटी के अंदर, जो जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए, और उसके लिए हमारे को क्या चीज़ें ख्याल रखनी चाहिए एज अ कंपनी? अगर हम इस टेक्नोलॉजी को ला रहे हैं तो हमारे को क्या सिक्योरिटी रिस्क हो सकते हैं? देखिए टेक्नोलॉजी की एक बड़ी फ़नी चीज़ है। हम शुरू में टेक्नोलॉजी को लेके बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, हमें लगता है परफेक्ट है, इसमें कोई लूप होल नहीं है। बट दुनिया में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं जिसमें लूप होल नहीं है। आप जब धीरे-धीरे उसके बारे में पढ़ते हैं तो आपको लगता है यार ये तो हुआ ही नहीं। फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी, आई एम कोटिंग चैट जीपीटी बिकॉज़ सबको वो रिलेट करेगा। शुरू में जब आया तो लोगों को लगा यार क्या बात है, तो गूगल को रिप्लेस कर देगा। आप धीरे-धीरे जब उस पे सर्च करते हो तो आपको पता लगता है कि वो वो बहुत सारा कंटेंट ऐसा बताता है जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। दैट्स अ लूप होल। सो अगर मैं इस इंडस्ट्री की बात करूँ, आप यू शुड बी ओपन इनफ टू अडॉप्ट इट, बट डोंट ट्रस्ट इट कंप्लीटली। आज आप कोई मशीन्स को अगर आप मान लीजिए आईओटी भी यूज़ करते हैं, दिस कैन ईजन अप योर वर्क, कि आपका 10 घंटे का काम आधे घंटे का हो गया है, बट वो आधे घंटे का काम तो है। रीचेकिंग यू हैव टू डू इट, बिकॉज अगर आप पूरी तरह इन मशीन्स पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, कल को जिस कंपनी ने किया है वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी। अगर मान लीजिए आप इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहे हैं, आपने सारे टेक्नोलॉजीज ले ली हैं इस प्रोजेक्ट के लिए, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर आपकी है। कल को उस बिल्डिंग को कुछ हुआ नहीं हुआ क्या हुआ, नाम आप पे आएगा। तो अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो नंबर वन, डोंट ट्रस्ट इट कंप्लीटली। नंबर टू, ऑब्वियसली यू हैव टू अडेप्ट विद चेंजिंग टाइम्स। अगर कोई चीज़ आ रही है, अगर 3D प्रिंटिंग आ रही है, अगर एआई इनेबल्ड सर्विसेज आ रही है कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री में, तो उसको आप अडॉप्ट करिए। बट एट द सेम टाइम मतलब मैंने तो यही देखा है कि जितना आप टेक्नोलॉजी पे अंधा ट्रस्ट करते हैं, उतना आपको धोखा देती है। स्मॉल एग्जांपल है, आप कभी भी कोई प्रेजेंटेशन देने जाएंगे, कुछ भी करने जाएंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट काम और टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी एंड मोमेंट पे आपको धोखा दे देगी। या तो आपकी प्रेजेंटेशन बंद हो जाएगी, या आपका फ़ोन काम करना बंद हो जाएगा। तो सेम केस इसमें भी है कि आप टेक्नोलॉजी पे 100% भरोसा मत करिए। कंस्ट्रक्शन साइट पे बिल्कुल काम हो जाएगा, ग्रेट, बट रीचेकिंग ऑफ द रिपोर्ट्स दैट द आईओटी डिवाइसेस आर गिविंग यू, रिपोर्ट्स ऑफ व्हाटएवर इज हैपनिंग ऑन द साइट, काम तो आपका ही रहेगा, बट काम थोड़ा आसान हो सकता है। बेसिक फंडा ये है इस चीज़ का। तो इसके अंदर मतलब हमारे को, अब मैं एज एज अ कंपनी ओनर, अगर मैं अपने लिए एआई को यूज़ करूं अपने प्रोसेसेस बनाने के लिए, कुछ करने के लिए, अब आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन मेकिंग सिस्टम्स, सो क्या मेरे को इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन किस टाइप की चाहिए होगी टू मेक श्योर कि जो भी मेरे को एआई से जितना भी मैं कंटेंट निकाल रहा हूँ, जो भी मैं सिस्टम निकाल रहा हूँ, या जो भी मैं उसमें प्रोसेस बना रहा हूँ अपने कंस्ट्रक्शन के अंदर या जिस भी चीज़ के लिए, तो उसमें मेरे को किस टाइप की ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत होनी चाहिए? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? बिकॉज इंडस्ट्री में डिमांड की, हमेशा हम कहते हैं कि इंडस्ट्री में जहाँ डिमांड है, वहाँ अगर आप जाएंगे तो आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर आप इस ट्रेंड को देखें, टेक्नोलॉजी तो जल्दी जल्दी आगे बढ़ रही है कि जी एआई आ गया, आईओटी आ गया, बट समझने वाले बहुत कम है। अगर आप एज बिजनेस ओनर्स, आई कांट एक्सपेक्ट कि सबको ही पता हो। ऑब्वियसली पीपल आउटसोर्स दीज थिंग्स, कि जो जिस चीज़ का एक्सपर्ट है वही इस चीज़ को संभाले। मान लीजिए प्रोजेक्ट मैनेजर का हमने एग्जाम्पल दिया, अगर कोई साइट पे प्रोजेक्ट मैनेजर है, उसको तो नॉलेज ये होनी चाहिए कि भाई ये आईओटी डिवाइसेस क्या होते हैं, डेटा कैसे आ रहा है, कैसे नहीं आ रहा, क्या मैल फंक्शनिंग हो सकती है। कल को आपके सी एट द एंड ऑफ द डे एआई डेटा पे काम करता है, और वो डेटा कहीं तो है। जहाँ पर भी अगर किसी ने भी उस डेटा को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, मान लीजिए हैक कर दिया, कुछ कर दिया, तो डेटा तो आपका सारा चला गया या चेंज हो गया, और उससे आपकी पूरी जो जिसे कहते हैं फंडामेंटल्स ऑफ द साइट चेंज हो जाएंगी।
मतलब 5 सेंटीमीटर का फ़र्क या 1 मीटर का फ़र्क, कितना फ़र्क एट द एंड ऑफ द डे हो सकता है किसी बिल्डिंग को बनाने में। तो इस केस में डिमांड है ऐसे प्रोफ़ेशनल्स की, बट चैलेंज ये है कि ऐसे प्रोफ़ेशनल्स बहुत एग्ज़िस्ट नहीं करते। क्यों? नंबर 1, ऑब्वियसली देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स। आप बहुत सारे कॉलेजेस भी नहीं हैं जो ये सब सिखा रहे हैं। नंबर 2, अवेयरनेस तो है ही नहीं। नंबर 3, यहाँ अपॉर्च्युनिटी आ जाती है ब्लू ओशन, रेड ओशन वाली, कि जहाँ भीड़ है ही नहीं, अगर आप वहाँ पे काम कर लेते हैं समथिंग व्हिच इज़ फ्यूचरिस्टिक, तो आपकी डिमांड बहुत बढ़ जाएगी एंड यू विल गेट लॉट ऑफ रिटर्न्स इन दैट। सो इस केस में एक ये ज़रूरी हैंडीकैप है, अगर किसी भी कंट्री की बात करूँ, प्रोफेशनल्स बहुत कम है जो ये अंडरस्टैंड करते हैं। दैट्स व्हाई आई नो लॉट ऑफ पीपल इन दिस इंडस्ट्री हु वांट टू अडैप्ट टू दीस थिंग्स। दे आर वेरी मच ओपन कि यार ठीक है, इंटरनेट सॉरी एआई आ रहा है, आईओटी आ रहा है, हम इसको अडॉप्ट करते हैं, बट कैसे करें? ये जो हमें डेटा देगा हमें इसका नहीं पता, किसी को तो पता होना चाहिए। तो वो जो एक जैसे कहते हैं ना, वो ब्रिज नहीं बन पा रहा, और ब्रिज वही बंदा सॉल्व कर सकता है जिसके पास ये ऑब्वियसली द पर्सन इज कॉम्पिटेंट इनफ टू अंडरस्टैंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स। दैट्स व्हाई डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एक इमर्जिंग फील्ड है, और इस फील्ड में जो भी जाना चाहता है, अगर अभी कोई शुरू करेगा तो आई एम डेफिनेटली श्योर फ्यूचर आगे बहुत ही ब्राइट है उसका। सो वुड यू सजेस्ट लाइक जितने भी यंग प्रोफेशनल्स हैं या जो यंग स्टूडेंट्स हैं जो कि अब अपने करियर स्टार्ट करेंगे, तो ये उनके लिए काफ़ी, अगर मैं उनकी जगह होता तो मुझे ये काफ़ी ल्यूक्रेटिव फील्ड लगता कि मैं अपनी एक्सपर्टीज़ अगर इस फील्ड में बना लूँ तो आई सी अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द कमिंग फ्यूचर। थ्री थिंग्स, मतलब सिंपल, आई जस्ट कीप इट टू थ्री थिंग्स। नंबर 1, बी ओपन। यस, कि आप ये नहीं बोल सकते कि टेक्नोलॉजी तो कुछ नहीं है यार, हम अपना वैसे ही काम करेंगे जैसे चल रहा है, ऐसा कभी नहीं होता है। टेक्नोलॉजी हर जगह आ रही है। हाँ, कम ज़्यादा वो अलग बात है, स्पीड अलग हो सकती है, बट आ ज़रूर रही है। इस स्पेस में तो बहुत तेज़ी से आ रही है। तो नंबर 1, यू हैव टू बी ओपन। नंबर 2, यस, इफ़ यू आर ओपन देन सी रिसोर्सेज जहाँ से मैं इस फील्ड के बारे में सीख सकूँ। डिग्रीज हैं, आपके बहुत सारे कोर्सेज हैं। अब आज की डेट में तो आप, मैं कहूँगा कि कोर्सेज इतने नहीं जितना इंटरनेट में मटेरियल, फ्री मटेरियल है। यूट्यूब, गूगल पे अगर आप बैठें, अगर आप स्टूडेंट भी हैं इस इंडस्ट्री के, और अगर आप बैठ के पढ़ेंगे, यू विल अंडरस्टैंड लॉट ऑफ थिंग्स एंड दैट नॉलेज हेल्प्स यू लॉट। नंबर 2, नंबर 3 इज, एज आई सेड, अगर आप कॉम्पिटेंट भी हो गए, सब कुछ हो गया, आप काम भी कर रहे हैं, वो जितनी ल्यूक्रेटिव और फैसिनेटिंग टेक्नोलॉजी लगती है उतनी होती ही नहीं है। कुछ ना कुछ लूप होल्स होते हैं। एंड ऑब्वियसली जब आप इसको, अब तक तो देखिए कहीं कहीं जगह प्रैक्टिकली अप्लाई हुई है, बट उसके बहुत सारे हमने देखा प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हुए हैं। बट एट द सेम, फॉर एग्जाम्पल 3D प्रिंटिंग है। 3D प्रिंटिंग को आप हर मटेरियल में नहीं कर सकते हैं कि मैं बोलूँ यार कोई भी XYZ मटेरियल डालूं और मैं घर बना लूँ, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ मटेरियल्स में अभी भी हम 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगेन, वो चैलेंज तब आता है जब आप उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करें। तो इम्प्लीमेंट करिए, बट पूरी तरह ट्रस्ट मत करिए। ओपन रहिए कि हाँ, मेरे को ये चीज़ें सीखनी ज़रूरी है, बिकॉज फ्यूचर तो ये है। एंड फ्यूचर मतलब 50 साल का फ्यूचर नहीं, अगले 10 सालों की बात कर रहा हूँ मैं, विद इन 10 ईयर्स। एंड लास्टली, यू हैव टू बी कॉम्पिटेंट फॉर श्योर। Definitely. So that is definitely an advice to the younger generation to adapt to this technology, to learn this technology, क्योंकि बहुत सारे बिजनेस ओनर्स बैठे हैं जिनको प्रॉब्लम फेस होगी आने वाले 5 साल 10 साल के अंदर, क्योंकि वो शायद अडेप्ट नहीं कर पाए। तो इन स्टूडेंट्स का जिन्होंने यंगर एज के अंदर इसकी एक्सपर्टीज बना ली है, वो उनको कंसल्ट कर सकते हैं या उनके यहाँ पे काम कर सकते हैं, और दे कैन बी पेड वेल ऑल्सो इन द फ्यूचर। अब इसके अंदर अगर हम देखें कि जो इनिशियल कॉस्ट है, अगर हम कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की बात करें, तो इनिशियल कॉस्ट वर्सेस जो उसमें लॉन्ग टर्म में बेनिफिट्स होंगे, उनको कैसे वे कर सकते हैं कि हमारे को एक प्रोजेक्ट में इनिशियली इतना इन्वेस्टमेंट लगाना चाहिए, क्या वो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है, कैसे उसको वे कैसे किया जा सकता है? देखिए, कोई भी टेक्नोलॉजी जब आती है नई तो एक्सपेंसिव होती है, बट अगर उस टेक्नोलॉजी में बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स आ गए हैं तो उसके जो कॉस्ट है फिर भी कट डाउन हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल 3D प्रिंटिंग आज की डेट में बहुत कॉस्टली है। अगर आपको कोई 3D प्रिंटेड हाउस चाहिए, बहुत कॉस्टली आएगा, दैट्स फॉर श्योर। ये ज़रूर है कि उसकी इनिशियल कॉस्ट बहुत बड़ी है, बट आगे जाके बेनिफिट्स भी काफ़ी हैं। बट एट द सेम टाइम इफ आई टॉक अबाउट AI, बिकॉज AI की लास्ट 2 साल में इतनी बूम आ गई है कि ऐसा नहीं काम पहले से नहीं हो रहा था, बट जब से ChatGPT आया एकदम से रेवोल्यूशन टाइप का आ गया है। तो तब से बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स इस इंडस्ट्री में आ गए हैं। सर्विस प्रोवाइडर्स आ गए हैं तो वहाँ पे कॉस्ट भी कम हो जाती है। तो फॉर श्योर इनिशियल कॉस्ट में आप, एंड अगेन कॉस्ट सिर्फ मॉनेटरी कॉस्ट नहीं है, कॉस्ट टाइम की भी होती है, कॉस्ट आपकी इनएफिशिएंसीज की भी होती है। अगर आज मैंने सारा अपना मटेरियल सब ले लिया, सस्ते में ले लिया, मैंने लेबर भी सस्ते में ले ली, बट मैं टाइम को नहीं अगर केटर कर रहा, या अगर लेबर सस्ते में ले भी ली बट इनएफिशिएंट लेबर है,
वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। तो कॉस्ट जब हम इस इंडस्ट्री में बात करते हैं, आई फील वो कॉस्ट मॉनेटरी, टाइम एंड इनएफिशिएंसीज फ्रॉम योर लेबर, ये सब कुछ को कैलकुलेट करके आपको करनी चाहिए। अगर उसकी बात करें तो फॉर श्योर एआई एंड आईओटी आपको सस्ते उसमें पड़ेगा। इनिशियल कॉस्ट उसकी बहुत महंगी है, बट आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इनएफिशिएंसीज को आप खत्म कर सकते हैं, दैट्स फॉर श्योर। एंड इसीलिए बिकॉज ऑफ दिस मेजर रीजन ये टेक्नोलॉजीज अब बढ़ रही हैं। बिकॉज एज आई सेड, ह्यूमन लेबर पे आप एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमन बींग्स हम सब, आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। कल कोई बीमार पड़ जाए, कुछ हो जाए, कोई स्पीड किसी की स्लो है, किसी की फास्ट है, कभी कभी स्ट्राइक्स भी हो जाती हैं। स्ट्राइक्स हो जाए तो वो अनप्रेसिडेंटेड चीज़ है। एटलीस्ट एआई में आपको पता है कि यार ये प्रिडिक्टेबिलिटी है, नंबर वन। नंबर टू, ऐसी चीज़ें जो ह्यूमन बींग्स नहीं कर सकते। ह्यूमन बींग्स 2400 घंटे साइड पे नहीं रह सकते, हर चीज़ को डिटेक्ट नहीं कर सकते, इसमें ये खराबी है, वो चीज़ है। एआई एज एन एक्सपर्ट आपको बता सकता है कि भैया कहाँ खराबी है, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। और तीसरा, आपकी इमेजिनेशन के बियॉन्ड आपको डिज़ाइंस आपको दे सकता है, आपको नए नए आइडियाज़ दे सकता है जिसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो फॉर श्योर अगर मैं कॉस्ट की बात करूं, थोड़ा सुनने में लगेगा मॉनेटरी, डेफिनेटली एआई टेक्नोलॉजीज कॉस्ट करेंगी, बट अगर आप टाइम, एफर्ट और आप लेबर कॉस्ट को देखें तो आई एम श्योर ये आपको सस्ते साइड पे ही लगेगा। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। तो वो एक माइंडसेट अभी उस ऑडियंस का चेंज होना ज़रूरी है कि वो इनिशियल कॉस्ट से ज़्यादा लॉन्ग टर्म का देखे कि एक तो कोई कंपनी अगर अडेप्ट करती है तो दैट कंपनी इज नॉट जस्ट अर्निंग प्रॉफिट फॉर देमसेल्फ बट दे आर ओपनिंग इंडस्ट्री के लिए एक नया वे ओपन कर रहे हैं जिससे कि आगे आने वाली कंपनीज उनको कॉपी करेंगी, तो एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी मिलेगा आपको। एंड एंड डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में अगर बड़े स्केल के प्रोजेक्ट हैं उसमें तो मैं देख सकता हूँ कि आप साल 2 साल के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट को रिकवर अच्छे से कर सकते हो। बट अगर मैं छोटे या मीडियम स्केल प्रोजेक्ट्स की बात करूँ, से फॉर एग्जांपल अगर कोई घर बन रहा है या कोई कंट्रैक्टर है या कोई बिल्डर है जो सिर्फ घर बनाता है, या कोई मीडियम स्केल का प्रोजेक्ट हो गया जिसकी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट में भी 40-50 करोड़ के टाइप की हो गई, तो क्या उसके लिए भी हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि उसके लिए ये फीजिबल रहेगी इतनी इन्वेस्टमेंट ऐसे कॉन्ट्रैक्टर के लिए, ऐसे बिल्डर के लिए? फॉर श्योर स्मॉल, अगर मीडियम साइज़ की मैं बात करूँ, कि अगर नॉर्मल कोई घर भी बना रहा है उसके लिए डेफिनेटली फीसिबल नहीं रहेगी, बिकॉज बहुत कॉस्ट हैं। एज यू सेड, बड़े इन्वेस्टमेंट्स में, और ये होता है, ये रूल है कि पहले टेक्नोलॉजी आपको बड़े स्पेस में दिखाई देगी, वहाँ इंप्लीमेंट होते होते धीरे 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 तब जाके स्मॉल लेवल पे वो फीसिबल हो जाएगी। लेकिन हाँ, कुछ कुछ चीज़ें आज की डेट में यूज़ हो सकती हैं, अगर बेसिक घर बनाने भी हो। अगर आपको एक 3D स्ट्रक्चर चाहिए, आज की डेट में हम वीडियोस वगैरह यूज़ करते हैं, बट इससे बेटर टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जो आपको बेटर डिज़ाइंस तो दे ही सकती हैं। एज एन आर्किटेक्ट, एज अ सिविल इंजीनियर आपको बेटर डिज़ाइन ज़रूर दे सकती हैं, एंड वो फीसेबल भी हैं। क्यों? बिकॉज वो सब्सक्रिप्शन मॉडल पर चलती हैं, कि आप $25 दे दीजिए या $40 दे दीजिए महीने का। अगर आपका काम उस महीने में भी हो जाता है, मतलब मेरा तो इतना मानना है कि अगर आपको एक छोटी सी नया डिज़ाइन भी मिल जाए तो आपके पूरे प्रोजेक्ट का जो फ्यूचर है वो पूरा बदल सकता है। तो छोटी छोटी चीज़ें, जैसे ये सब्सक्रिप्शन मॉडल्स इसीलिए भी स्टार्ट किए हैं, बिकॉज अगेन मार्केट में जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उन्होंने देखा कि बड़े प्लेयर्स तो ले लेंगे, छोटे प्लेयर्स के लिए कुछ भी नहीं है। तो ऐसा मॉडल बनाया जाए, सब्सक्रिप्शन मॉडल, जो उनको मदद भी कर सके, नंबर वन। नंबर टू, उनको एक, जिसे कहते हैं ना, आई ओपनर भी हो कि अच्छा यार ये भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। आज बहुत सारे इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स को पता ही नहीं है कि ये सब चीज़ें हैं, एंड सब्सक्रिप्शन मॉडल्स में हैं। खासकर अगर मैं डिज़ाइनिंग की बात करूँ, अगर मैं आपके जिसे कहते हैं, एक बहुत सारे ऐसे टूल्स भी हैं, एआई टूल्स, जो आपको एज अ, जिसे कहते हैं ना, आप एक्सपर्ट की तरह कंसल्ट कर सकते हो। आज क्या होता है, आप वाटर प्रूफिंग फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, आपको वाटर प्रूफिंग के बारे में कुछ नहीं पता, आप किसी कंसल्टेंट के पास जाओगे, आप ऑब्वियसली आप उनसे कंसल्ट करोगे। कुछ एआई टूल्स हैं जो स्पेसिफिकली 3-4 एरियाज को कवर करते हैं, और आप उनसे, जैसे आप चैट जीपीटी से बात करते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं कि ये मेरी प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन क्या है। सो एज एन एक्सपर्ट वो आपको पूरी तरह जवाब देंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, जो फीसेबल हैं बट बहुत इफेक्टिव है। बट वो जो जवाब देंगे अगेन हमें किसी ह्यूमन इंटरवेंशन से वो अगेन वेरीफाई करना अगेन होगा। यू कांट ट्रस्ट। हाँ, आपका काम जरूर बच गया कि आपको अब 10 आपको जगह पूरी नॉलेज। रिपोर्ट नहीं बनवानी किसी से, बट हाँ, आपको सिर्फ वेरीफाई करवाना है। तो एग्जैक्टली। अगेन जिसको आपको मे बी 10 घंटे के टाइम के पैसे देने थे कंसल्ट करने के लिए, उसको आप 1 घंटे का टाइम का दे सकते हो जिससे कि वो बस वेरीफाई करते हैं। एग्जैक्टली। तो जैसे अगर मैं चैट जीपीटी की बात करूं तो एज अ कॉन्ट्रैक्टर बेसिक मैं उससे क्या काम करवा सकता हूँ चैट जीपीटी से अपने प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए? आप अगर, आई एम श्योर हम सब अपने इंटर्न्स रखते हैं, एम्प्लॉयज़ रखते हैं, बट आप वही, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, आप डिपेंड इतना नहीं कर सकते। विद चैट जीपीटी
सी इट्स अ डेटा हाउस। आप उसको जितना डेटा देंगे और जितना स्पेसिफिकली उससे उस डेटा के रिगार्डिंग सवाल पूछेंगे, और सवाल बेसिक सवाल नहीं, इनोवेटिव सवाल, कि यार मैंने इतना सब कुछ तुम्हें दिया है, या फिर ये डिज़ाइंस हैं। आजकल तो जो पेड वर्जन है उसमें ये ऑप्शन है, आपका जो स्पेसिफिक बिल्डिंग का डिज़ाइन है आपने चैट जीपीटी पे दे दिया और आपने पूछा कि ये डिज़ाइन है, मुझे ऐसे कुछ नए नए बना के दो, या इसमें क्या लूप होल्स हैं। बिकॉज एज अ आर्किटेक्ट आपको बहुत बार शायद नहीं पता लग सकता, कोई थर्ड पर्सन व्यू चाहिए आपको दिखाने के लिए कि यार इसमें क्या गलत है, या क्या गलत नहीं भी है तो क्या और बेटर हो सकता है। तो चैट जीपीटी पे आप जो भी डेटा डालेंगे उस डेटा का आपको जवाब ज़रूर मिल सकता है, इनोवेटिव जवाब मिल सकते हैं। बट येट अगेन, चैट जीपीटी की आदत है, इसको हम कहते हैं हेलुसिनेशन, कि जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती वो ऐसे तरीके से आपको बताएगा कि आपको लगेगा वाओ। ये हमेशा नहीं होता है, तब होता है जब उसके पास रिसोर्सेज अपने खत्म हो जाते हैं। तो अगेन, आप तो अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं ही, तो आपका लेकिन जिसे कहते हैं ना, आपको अच्छी सजेशंस मिल सकती हैं, आपका डेटा अच्छी तरीके से अलाइन हो सकता है, एंड एट द सेम टाइम कुछ नए नए आपको आइडियाज़ भी मिल सकते हैं। बहुत बार हम लोग एक स्पेसिफिक तरीके से काम करते हैं, बट एक छोटा सा आइडिया जिसमें कॉस्ट नहीं लगेगी, बस आपका एक नज़रिया चेंज हो गया उस काम को करने का, वो आइडिया भी काफ़ी इफेक्टिव हो जाते हैं। तो आज की डेट में ये बस मैं तो कहूँगा स्टार्टिंग है। बहुत लोग ये कहते हैं कि ये तो बहुत थोड़ा सा ही काम है। थोड़ा सा स्टार्टिंग है। आप ये देखिए, 2022 से पहले, 2022 एंड से पहले एआई बहुत लोग जानते भी नहीं थे क्या होता है। उनके लिए तो रोबोट्स एआई होते थे। एकदम से 1.5 साल में कितनी तेज़ी से एआई बढ़ा है। अगर आप इस स्पीड को देख लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि अगर बिगिनिंग में ये सब हो रहा है तो आगे जाकर 5-6 साल में तो पता नहीं क्या-क्या होना बाकी है। तो जैसे चैट जीपीटी को यूज़ करने के लिए क्या हमारे को बहुत मतलब हमारी क्या इंग्लिश में पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए कि हम चैट जीपीटी को यूज़ कर सकें? क्योंकि बहुत लोग अवॉइड करते हैं, जो मैंने देखा है कि यार हमारे से इंग्लिश नहीं लिखी जाती इतनी ज़्यादा लंबी चौड़ी, हम नहीं चैट जीपीटी वगैरह यूज़ करते। तो क्या क्या एक कॉन्ट्रैक्टर जिसको जो प्रोबेबली इंग्लिश में बहुत प्रोफिशिएंट नहीं होगा, बहुत बेसिक लेवल जानता होगा, और मोस्टली मतलब अगर वो जैसे मैसेजिंग भी करते हैं या कुछ भी करते हैं वो हिंदी में लिखते हैं, तो क्या चैट जीपीटी से आप उससे भी यूज़फुलनेस निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि चैट जीपीटी ने देखा कि ये बहुत बड़ा यूज़ केस है। ये एक लूप होल है कि लोगों को शायद इंग्लिश ना आती हो या फिर इंग्लिश में इतनी पकड़ नहीं हो। तो अब उन लोगों ने ऐसा कर दिया है कि आपकी स्पेलिंग भी गलत होगा, कि अगर ये कितनी बार होता है कि कुछ लोग अगर जल्दी टाइप भी करते हैं, स्पेलिंग सही नहीं होती, बट चैट जीपीटी इतना प्रोफिशिएंट हो गया, वो समझ जाता है आपने लिखा क्या है। तो अगर आपकी इंग्लिश खराब भी है तो भी चल जाएगा, नंबर वन। नंबर टू, आजकल चैट जीपीटी के अलावा भी और कितने एआई टूल्स ऐसे आ चुके हैं। गूगल बार्ड है, जिसको अगर आप बोलें कि मैं आपसे हिंदी में बात करूंगा, क्या आप मुझे इंग्लिश में जवाब देंगे? तो ये भी पॉसिबल है। तो वो आपकी वो इंग्लिश की पॉसिबिलिटी खत्म होगी कि आप कोई कहे कि मेरे को इंग्लिश आती नहीं, ना आए। अगर हिंदी भी आपको आती है तो आप फिर भी उससे बात कर सकते हैं। तो जैसे बात करें, स्पेलिंग सही हो, गलत हो, भाषा कोई भी हो, चैट जीपीटी आपको आंसर्स वैसे देगा जैसे आपने उससे मांगे हैं। तो आपको स्पेसिफिक होना बहुत ज़रूरी है। आपको ये बोलना पड़ेगा कि मुझे आप इंग्लिश में ऐसा आंसर दो, मैं आपसे बात हिंदी में करूंगा, मुझे इंग्लिश में आंसर दो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें तो वही मिथ्स बहुत सारी हैं, टेक्नोलॉजी को लेके मिथ्स होती हैं, बट अगर कोई इसको ट्राई करेगा तो एफिशिएंसी तो डेफिनेटली बहुत बढ़ जाएगी। वेरी नाइस सजेशन। मतलब आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों को ये सुनने के बाद एक मोटिवेशन ज़रूर मिला होगा कि यार चैट जीपीटी जाके आज ट्राई तो करते हैं कि इसमें होता क्या है अल्टीमेटली। इस अगली जो भी प्रॉब्लम हो, मैं ये सजेस्ट करूंगा, जब मैंने भी स्टार्ट किया था तो मुझे नहीं पता था कि इससे कोई काम आएगा मेरा, नहीं आएगा, बट मैंने जस्ट एक उससे एक दो सवाल पूछे जो कि मेरे को शायद जिसका ऑलरेडी आंसर पता थे, मैंने सिर्फ उससे वो सवाल वेरीफाई करने के लिए कि वो क्या बताता है इसका आंसर, वो मैंने पूछा और मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी जो नॉलेज थी वो एक बेसिक मतलब एक बेसिक लेवल की थी। उसने मेरे को उसके बारे में और 10 पॉइंटर्स बता दिए। तो मैंने अपनी नॉलेज भी इन्हेंस करने के लिए उस चैट जीपीटी से बातें करने स्टार्ट करी। तो आई वुड सजेस्ट कि सबको ट्राई करना चाहिए चैट जीपीटी पे जाके अपनी जो भी नेक्स्ट प्रॉब्लम है, जिसका उन्हें लगता है किसी को फ़ोन करके पूछना पड़ेगा, एक बार किसी को फ़ोन करने से पहले चैट जीपीटी पे सर्च ज़रूर करके देखना चाहिए कि इसका क्या आंसर देता है। लेकिन वेरीफाई जरूर करिए। बिल्कुल। एक टिप ये भी है कि आप चैट जीपीटी को बोल सकते हैं अपने सोर्सेज बताइए, आप ये जहाँ से कंटेंट ला रहे हैं आप सोर्सेज कोट करिए, वहाँ पे चैट जीपीटी पकड़ा जाता है। बिकॉज ऑन एन एवरेज अगर वो 10 पॉइंट आपको मेंशन कर रहा है, 6 तो शायद वो असली सोर्स आपको दे दे कि इंटरनेट से यहाँ से उठाया है, बट 4 हो सकता है उसने खुद के बनाए हो। तो आप अगर ये लिखेंगे कि यार मुझे इसका सोर्स कोट करके देना, तो बहुत हद तक आपको आप फिल्टर आउट कर पाएंगे कि क्या सच है और क्या झूठ है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। इसमें जैसे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स में जैसे यू आर अ लॉ एक्सपर्ट एज वेल एंड एआई एक्सपर्ट तो आप हो ही हो, तो इन दोनों को हम कैसे कंबाइन कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में? क्योंकि एज अ कॉन्ट्रैक्टर हमारे को लंबे लंबे, अगर हम किसी एमएनसी के साथ काम करते हैं तो लंबे लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे को पढ़ने होते हैं, और कई बार हम
एज अ स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेस ओनर हम लोग अपने लॉयर को बोलते हैं यार देख ले, लॉयर भी ऊपर ऊपर से देख लेता है कई बार और उसको बस कहता है कि ठीक है, और कई बार हम लॉयर को भेजते ही नहीं, हम जल्दबाजी में खुद ही मतलब उसको पढ़ लेते हैं, साइन कर देते हैं, जैसे कि सामने वाली कंपनी है सोच के कि यार वो बड़ी कंपनी है, ठीक ही होगा, जो भी होगा हम लोग साइन करके दे देते हैं। तो ऐसे केस में हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो आजकल बहुत लोग, हम लॉ कम्युनिटी से हूँ मैं, आई एम अ लॉयर, सो वहाँ पे बहुत जगह लोग चैट जीपीटी को यूज़ कर रहे हैं। दो तरीके के यूज़ करते हैं। एक होता है कि वो चैट जीपीटी को ही बोलते हैं कि यार ये कॉन्ट्रैक्ट है, पूरी स्पेसिफिकेशन दे दी, ये पार्टीज़ का नाम है, ये है, आप ड्राफ्ट करके दे दो। चैट जीपीटी कर देता है। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि आगे लॉ में हम इंटर्न्स हमारे यहाँ होते हैं। इंटर्न्स कितने प्रोफिशिएंट है, क्या है, मैं नहीं पता। बहुत लोग चैट जीपीटी के थ्रू निकाल तो लेते हैं। ये एक पहला यूज़ केस है। दूसरा यूज़ केस है, शायद उन लोगों ने खुद ही बनाई हो या उनके किसी एम्प्लॉय ने बनाई हो, तो चैट जीपीटी पे डाल के पूछते हैं इसमें क्या मतलब सही है, नहीं है, क्या है। बट दोनों केस में एक कैच है। कैच ये है कि आपको हो सकता है चैट जीपीटी बिल्कुल उल्टा सीधा कॉन्ट्रैक्ट बना के भी दे दे, जो कन्विंसिंग प्राइमा फेसा, यानी मतलब ऑन द फेस ऑफ इट तो आपको देखने में बहुत अच्छा लगे, बट अगर आप लीगल बंदे शायद ना हो, आपको पता नहीं लगेगा कि उसमें क्या बारीकियां हैं, क्या नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट्स तो मैं अभी स्पेसिफिकली लोगों को बोलूंगा कि आप मत यूज करिए एआई पे। क्यों? एआई कुछ ना कुछ वो, सी, एआई की ताकत है कि वो इतनी कन्विंसिंगली आपको चीजें प्रेजेंट करेगा कि आपको लगेगा यही सच है। तो कॉन्ट्रैक्ट्स में एक ये जरूर हो सकता है कि आपका अगर कुछ बना है, आप एआई को डाल के पूछ सकते हैं कि ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें क्या क्या कोई गलती है, नहीं है। अगर गलती है तो फिर भी एज अ सेड ह्यूमन बींग्स जो है उनसे फिर से वेरिफिकेशन कराना जरूरी है। तो अपनी लीगल टीम से आप बोल सकते हैं कि यार ये मुझे दो चीज़ें मिली हैं, तो मुझे प्रूव करो ये दो चीज़ें सही है, नहीं है। कभी कभार ऐसा नहीं है, आपको बहुत अच्छी अच्छी इंसाइट्स भी वो दे सकता है। बट जब आपने एक रिकन्फर्मेशन ले ली है तो आपको तसल्ली हो गई है कि मैंने एक इंसान ने भी बना दिया है, मैंने टेक्नोलॉजी की भी मदद ले ली, अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये बिल्कुल जस्टिफाइड है। और लेकिन इससे एक बहुत अच्छा एक यूज़ केस ये है कि एज यू सेड कि बहुत लोगों को इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है। आप चैट जीपीटी पे डालिए और ये आप एक समरी तो पूछ ही सकते हैं, या पॉइंटर वाइज पूछ सकते हैं कि मुझे पॉइंटर वाइज ये बताओ इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या बात हो रही है। आपको अपनी लीगल टीम की ज़रूरत डेफिनेटली पड़ेगी, बट एक बेसिक समझने के लिए कि कहानी क्या है, क्या स्पेसिफिकेशन है। बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट में खेल ये होता है कि एक क्लॉज पूरी गेम बदल सकता है। तो क्या क्लॉजेस हैं, क्या नहीं है, आपको इंग्लिश में अगर प्रॉब्लम है, तो ये बैरियर तो डेफिनेटली चैट जीपीटी या कोई भी एआई टूल सॉल्व कर सकता है। तो जैसे अगर मेरे पास कोई स्कैन डॉक्यूमेंट है, किसी कंपनी ने मेरे को मान लो कोई वर्क ऑर्डर दिया है एज अ कॉन्ट्रैक्टर, तो क्या मैं उस वर्क ऑर्डर के स्कैन डॉक्यूमेंट को मैं चैट जीपीटी पे अपलोड करके मैं चैट जीपीटी को बोल सकता हूँ कि इसमें से मेरे को निकाल के दो, मेरे मतलब के पॉइंट्स कौन से हैं, या क्या पॉइंट मेरे अगेंस्ट जा सकता है? या आप बोल सकते हैं, बट अगेन अगर आप चैट जीपीटी का फ्री मॉडल यूज़ कर रहे हैं वर्सेस पेड में यूज़ कर रहे हैं, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पेड ज़्यादा एक्यूरेट है, नंबर वन। नंबर टू, आप बोल ज़रूर सकते हैं, बट अगेन आप उस पर पूरी तरह जिसे कहते हैं रिलाई मत करिए। बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज हम सबकी आदत है, टेक्नोलॉजी इतनी एक्साइटिंग लगती है, हमें लगता है यही ठीक होगी, बट वैसा होता नहीं है। अभी इतनी एडवांस भी एआई नहीं हुई है कि आप 100% आपको एक्यूरेट चीज़ें बताए। तो अगेन आप अपनी रेफरेंस के लिए, जैसे मैंने कितने लोगों को देखा है वो डॉक्यूमेंट अपनी रेफरेंस के लिए डाल देते हैं, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट क्या है, बट फिर अपनी लीगल टीम से वो लेते हैं रिपोर्ट कि इसमें क्या क्या था। एटलीस्ट आप स्क्रैच से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, आपको कुछ बेसिस तो पता है कि कहानी है क्या, क्या क्लॉजेज हैं, क्या बातें हो रही हैं। ऑब्वियसली अब अगेन इसका मतलब ये भी नहीं है कि टेक्नोलॉजी जल्दी से इंक्रीज नहीं कर रही है। अगर आप देखें इट्स अ बैलेंस। ना आप बोल सकते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है वो तो बहुत ही स्लो है यार, ये तो काम नहीं करेगी। ना आप बोल सकते हैं टेक्नोलॉजी सब कुछ है, यही काम करेगी। वो बीच का डेलिकेट बैलेंस है कि टेक्नोलॉजी यूज़ तो करूँगा, बट इस हद तक यूज़ नहीं करूँगा कि पूरी तरह डिपेंडेंट हो जाऊँ। अगर आप वो बैलेंस मेंटेन करते हैं किसी भी फील्ड में, तो आपको डेफिनेटली आप इससे गेन ही करेंगे। अदरवाइज बहुत लोग होते हैं, जैसे हमारे लॉ में एक एग्जांपल है कि एक लॉयर्स ने चैट जीपीटी के थ्रू केसेस निकलवाए, कोर्ट में सबमिट किया और पता लगा वो झूठे केसेस थे। आज तक वो केस एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो ऐसे केस जब आए तो लोगों की आंखें खुली कि अच्छा चैट जीपीटी ऐसा भी कर सकता है, झूठ बोल सकता है, और वो केसेस अगर कोई भी नॉर्मल लॉयर पढ़े उसको कन्विंसिंग लगेंगे कि हाँ ये तो सच बोल रहा है। वो तो प्रॉपर रिसर्च करके पता लगा कि ये तो कोई केस ही एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये हेलुसिनेशंस होती है। तो ऐसे केसेस में आप एआई की मदद ना ले, बट हाँ, फॉर न्यू सजेशंस, फॉर न्यू आइडियाज, फॉर आप अपना डेटा, अगर बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ डेटा है उसको बहुत ही बारीकी से कैसे समझना है, ईजन आउट कैसे करना है, इन चीज़ों में आज की डेट में एआई डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल है, एटलीस्ट एट द ग्राउंड लेवल। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। एआई और आईओटी को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए हमारे को वर्कफोर्स को कैसे ट्रेन करना चाहिए? इंडस्ट्री में हमारे को किस किस लेवल पे वर्कफोर्स की ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट है और उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको लेनी चाहिए? क्या बिजनेस ओनर्स को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए? क्या गवर्नमेंट को लेनी चाहिए? व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दिस? हर इंडस्ट्री की तरह एजुकेशन
एंड वो जो स्किल गैप है वो इस इंडस्ट्री में भी है, सबको पता है। एंड द प्रॉब्लम इज़ कि हम कोई भी रेडी नहीं है, ना कि कोई हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो इतनी एडवांस हैं, नंबर वन। नंबर टू, हमारे एजुकेशन जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं वो हमारे कोर्सेज बहुत पुराने चल रहे हैं अभी भी, हमारे एडवांस लेवल पे नहीं चल रहे हैं। मैं ही नहीं कहता बेसिक्स को भूल जाइए, बेसिक्स को करिए, बट एटलीस्ट थोड़ा हिंट ऑफ फ्यूचरिस्टिक चीज़ें भी तो लाइए कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा हो रहा है, नंबर वन। नंबर टू, एज अ मैं कहता हूँ आप सब कुछ छोड़िए, आप ना, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट पॉलिसी आपके हाथ में नहीं है, एजुकेशन सिस्टम आपके हाथ में नहीं है, बट एज एन इंडिविजुअल नॉलेज आपके हाथ में ज़रूर है। तो एटलीस्ट मैंने ऐसे कितने लोगों को देखा है, अब शुरू हो गए हैं कि जो बिजनेस ओनर्स हैं वो खुद तो एजुकेट होते हैं और अपने टीम में कल्चर डाल दिया है कि यार अब कितनी बार बोले क्विज राउंड करते हैं कि जी मैं ये टॉपिक है इसके बारे में सर्च करके आना, मुझे बताना हमारे इसमें कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है। इस स्मॉल ड्रिल्स के बहाने से ही सही लोग का दिमाग खुलता है, उनका एक झांका खुलता है कि अच्छा यार ये भी इंडस्ट्री है, ऐसा कुछ हो रहा है। और ये लोग इसलिए करते हैं कि उनका फंडा बहुत सिंपल है कि देखिए जो आपके हाथ में आप वो तो कर ही सकते हैं, आप गवर्नमेंट पॉलिसी या एजुकेशन सिस्टम को चेंज तो नहीं कर सकते, एटलीस्ट खुद के नॉलेज बेस इंक्रीज करना और अपने यहाँ एक कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग्स कराना अपने इंस्टीट्यूशन में 6-6 महीने में। जैसे बहुत बार आप श्योर आप भी जानते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ही कितने लोग, जैसे वाटर प्रूफिंग लोगों को पता नहीं, तो वाटर प्रूफिंग एक्सपर्ट को बुला के एक ट्रेनिंग करा दिया आपने, किसी और को बुला के ऐसी ट्रेनिंग्स करा दी। क्यों कराई जाती है? कि लोगों का झांका खोले कि अच्छा ये भी कुछ होता है और हमें इसमें एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है, नंबर वन। नंबर टू, जो ये अब आज की डेट में आपको ऐसे ट्रेनर्स नहीं मिलेंगे जो आपको ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की ट्रेनिंग दे पाए, बट एटलीस्ट पर्सनल लेवल पे आप खुद की रिसर्च कर सकते हैं। और ये रिसर्च अगर मुझसे कोई पूछता है क्यों इंपॉर्टेंट है, आज के टाइम पर तो इंपॉर्टेंट है नहीं। मेरा इतना कहना है कि हमारी विजन 2 दिनों की या 1 साल की थोड़ी है, हमारी विजन 10-15-20 साल की है। ऐसा तो है नहीं कि हमने 3 साल बिजनेस करना है, 3 साल के बाद हम रिटायर हो जाएंगे। अगर हमें लंबी गेम खेलनी है तो जो आने वाली चीज़ें हैं उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप तब समझेंगे जब वो आएगी तब एकदम झटके से आएगी, तब सब समझ नहीं आएगा। इसलिए पहले तैयारी इज़ इंपॉर्टेंट। और अगर आपकी तैयारी पहले है तो आप अपॉर्चुनिटीज़ भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपको यही नहीं पता 3D प्रिंटिंग क्या है, कल को 3D प्रिंटिंग जैसी कुछ चीज़ हो रही है तो आप अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे। बट वहीं आपको पता है क्या है, एटलीस्ट यू कैन एक्सप्लोर समथिंग, और वहाँ से एज एन प्रोफेशनल आपके अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं, आप लेवरेज भी कर पाते हैं और ऑब्वियसली आपकी ब्रांडिंग भी स्काई रॉकेट हो जाती है। तो स्किल प्रॉब्लम एक बहुत ही वेग क्वेश्चन है, ग्रे एरिया है कि कराए क्या। उसका आंसर कोई नहीं दे सकता कि क्या कराएं, बिकॉज और ना ही हम किसी को बोल सकते हैं कि किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई पर्सनली फील ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज प्रोफेशनल्स, आपको पता होना चाहिए कि आपकी इंडस्ट्री में दुनिया भर में क्या हो रहा है, सिर्फ आपकी सिटी में नहीं, दुनिया भर में क्या हो रहा है। और अगर वो हो रहा है, अगर आप जो जैसा मान लीजिए अगर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है तो आप एज एन इंडिविजुअल क्या कर सकते हैं, क्या आप कोर्सेज कर सकते हैं। आजकल आज के टाइम में तो कितने कोर्सेज यूनिवर्सिटीज़ फ्री के बांट रही है, गूगल पे फ्री कोर्सेज हैं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप सर्च करेंगे आपको कुछ कोर्सेज तो मिल ही जाएंगे, विच विल एटलीस्ट गिव यू एन आइडिया। और मोर देन मतलब ये एक वर्किंग प्रोफेशनल से ये जो है ये स्टूडेंट्स के लिए तो जन्नत है कि मतलब उन्होंने अपना काम भी स्टार्ट नहीं किया अभी, और अगर उनको ये पता लग जाए कि है क्या, तो कल को दे आर इक्विप्ड इनफ फॉर द फ्यूचर। इंटरेस्टिंग, गॉट इट। तो आगे आने वाले टाइम में आपके हिसाब से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री के अंदर AI, IoT या और क्या क्या टेक्नोलॉजीज हैं जिनका आपको लगता है कि आगे आने वाले टाइम में, अगले आज से 3 या 4 साल के अंदर अंदर जो बहुत पेस पकड़ने वाली है इंडिया के अंदर, आपको क्या लगता है कि व्हाट इज द नियर फ्यूचर ऑफ द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री? बिफोर गोइंग टू दैट मैं एक बहुत ही फंडामेंटल चीज़ मिथ सॉल्व कर देता हूँ। लोग कहते हैं कि आप कैसे बोल सकते हैं कि इंडिया में इस चीज़ की डेवलपमेंट होगी। मेरा बहुत सिंपल फॉर्मूला है, सबसे मोस्ट पॉपुलस नेशन इंडिया, नेक्स्ट हम कहते हैं 10 से 15 साल हमारी जैसी इकोनॉमी ग्रो करेगी वो इंडिया। अगर ये दो फैक्टर्स हैं, ऑन टॉप ऑफ दैट आप बोलते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बढ़ रही है, तो बढ़ रही है तो कोई तो रोल प्ले करेगा उसको बढ़ाने का। और अगर आपको लीप्स एंड बाउंड्स पे ग्रोथ चाहिए तो टेक्नोलॉजी को आपको लाना पड़ेगा, सिर्फ आप मैनुअल लेबर से वो काम नहीं कर सकते। तो ये लॉजिक बड़ा सिंपल है कि अगर कोई मुझसे पूछे कि ये इंडिया में कैसे आएगा, आप जस्टिफाई करिए, तो ये जस्टिफिकेशन है, दैट्स नंबर वन। नंबर टू, क्या टेक्नोलॉजीज, डेफिनेटली AI इनेबल्ड सिस्टम्स जो हैं, IoT इनेबल्ड सेंसर्स, ये सबसे मोस्ट कॉमन चीज़ें हैं। आज नॉर्मल जो ट्रक्स है जिनमें हम सामान लोड करके आता है, उन ट्रक्स में भी ये सेंसर्स डेवलप हो चुके हैं। क्यों? सेंसिटिव, मान लीजिए आप कोई सामान ला रहे हैं, ट्रक कोई कुछ हो गया, आपका सामान डैमेज हो गया, नुकसान वहाँ पर भी है। तो छोटी छोटी चीज़ें जहाँ आपको पता है नुकसान हो सकता है, जहाँ पर एफिशिएंसी, लैक ऑफ एफिशिएंसी हो सकती है, वहाँ पर AI इनेबल्ड सिस्टम्स डेफिनेटली आएंगे। 3D प्रिंटिंग आई फील इन, मतलब अगर मैं तीनों को कैटेगराइज करूँ तो सबसे लास्ट में आएगा, बिकॉज वो सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है। बैंगलोर में अभी आया है, कुछ कुछ जगह बात हो रही है कि हाँ ये शुरू हो रहा है, बट अगेन आई फील उसको थोड़ा टाइम और 7 से 8 साल लगेंगे। बट हाँ,
3D प्रिंटिंग सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा आपके इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में, तो उस पे ध्यान देना ज़रूरी है, बट येट अगेन आपको अपना विजन लंबा करना पड़ेगा। अंडरस्टूड। तो अगर मैं एक टॉपिक अच्छा और मेरे को डिस्कस करना था, गेमिफिकेशन की अगर मैं बात करूं फॉर वर्कफोर्स ट्रेनिंग। जो मैंने अभी एक ट्रेनिंग मैंने अटेंड करी थी रिसेंटली, एक कोर्स मैं कर रहा था, तो वहाँ पे हमारे ट्रेनर क्या करते थे कि उन्होंने जैसे एक टॉपिक कवर करवाया, 15-20 दिन महीने भर के लिए एक टॉपिक कवर हुआ, फिर अगली बार जब मिलते थे तो वो पहले वाले टॉपिक के ऊपर ही एक कोई ऐप है कहूट करके, तो उसका उसके ऊपर वो पूरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको एक गेम खिलवाते थे, जिसके अंदर सबका एक लाइव क्विज हो जाता था, एंड उसके बेसिस पे मतलब देयर वर विनर्स एंड लूजर्स एज वेल। तो मेरे को एक वो बहुत ही एंगेजिंग वे लगता था लोगों को ट्रेन करने का। तो आई बिलीव कि ऐसी और टेक्नोलॉजीज होंगी जो कि वर्कफोर्स ट्रेनिंग के अंदर यूजफुल हो सकती हैं फॉर यूजिंग द गेमिफिकेशन मेथड। जब भी हम गेमिफिकेशन की बात करते हैं, मेटावर्स, वर्चुअल रियलिटी, ये टर्म्स सामने आते हैं। ये क्या है? तो मेटावर्स एक टेक्नोलॉजी है कि आपने देखा होगा वीआर सेट्स होते हैं आजकल गेमिंग में, सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल हो रहा है कि आपने वीआर सेट लगाया तो आपको एक्चुअल लगता है मैं इस वर्ल्ड में हूँ, मैं वर्चुअल वर्ल्ड में आ गया, मैं उस गेमिंग वर्ल्ड में आ गया। जैसे आप धीरे धीरे लोगों ने गेम्स लाइक पबजी आप मोबाइल से खेलते हैं वर्सेस आप वीआर सेट पे खेलते हैं, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये तो गेमिंग हो गया, बट गेमिंग के थ्रू लोग बहुत ट्रेनिंग भी करा रहे हैं, एज यू सेड, ट्रेनिंग करा रहे हैं, कस्टमर एक्सपीरियंस इंक्रीज करा रहे हैं। ये मेटावर्स, ऑब्वियसली अगर आप एआई की बात करें, एआई आज एक बज़वर्ड हो गया, मेटावर्स बैक सीट पे काम हो रहा है उस पे। बट वर्चुअल रियलिटी अगेन इस स्पेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? नंबर वन, कस्टमर एक्सपीरियंस, कि आप कस्टमर को दिखा रहे हैं कि उनका घर दिखेगा कैसे। एक लैपटॉप में देखना वर्सेस एक एक्चुअल एक्सपीरियंस करना, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नंबर टू, विद रिस्पेक्ट टू ट्रेनिंग, ट्रेनिंग डेफिनेटली हो सकती है। आप मान लीजिए कोई स्पेसिफिक आप कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, आप अगर मैं आपको एक वीआर सेट पहना दूं और आपको मैं कंस्ट्रक्शन साइट पे कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ, अच्छा ये क्या है, ये प्रॉब्लम आ गई, कैसे करेंगे, वो लाइव डेमो की तरह हो जाता है। जैसे अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल दूं, जो हमारी जो वीआर का इस्तेमाल है, जो वर्चुअल रियलिटी का इस्तेमाल है, वो मेडिकल फील्ड में बहुत हो रहा है। अब आप हर अगर किसी को ऑपरेशन कराना हो, हर टाइम तो आप डेड बॉडी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आपको एक वीआर के थ्रू, वर्चुअल रियलिटी के थ्रू वो बंदा ऑपरेशन कर रहा है, तो उसको एक एक्सपीरियंस भी हो गया, आपको पता भी लग गया कि बंदा कितने पानी में है। तो इस केस में ये जैसे कहते हैं इनोवेटिव मेथड्स हैं जहाँ पर ट्रेनिंग कराई जाती है। एंड काफ़ी आपने तो देखा ही होगा, काफ़ी जो कॉन्फ्रेंसेस जो होती हैं, जो अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस में डिफरेंट स्टॉल्स होते हैं, ऐसी इनोवेटिव चीज़ें लाते हैं कि आप वीआर पहनिए, आप साइट पे पहुंच गए हैं या ट्रेनिंग हो रही है। तो अलग अलग ऐसे जो हैं वेज बन रहे हैं। बट अगेन आई फील अवेयरनेस फैलानी बहुत ज़रूरी है कि ये इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग नहीं मानते कि इंपॉर्टेंट नहीं है, कि ये तो यार ये तो खेल कूद हो रही है। वो खेल कूद नहीं है, वो इनोवेटिव तरीका है आपको कुछ नया सिखाने का। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। तो आपको कोई और चीज़ ऐड करनी है? मतलब जो मेरे तरफ से जो मुझे जानना था आपसे, वो सारे क्वेश्चन, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे निकलवा ली। आपको कोई और पार्टिंग रिमार्क्स अगर आपको देने हो ऑडियंस को, जो चीज़ कोई समराइज करें अगर आप अपने हमारे डिस्कशन को आज को। तो अगर मेरे को समराइज करना हो, मैं एक फ्रेमवर्क यूज़ करता हूँ जो हर वर्किंग प्रोफेशनल के लिए जैसे कहते हैं यूज़फुल है, हर स्टूडेंट के लिए यूज़फुल है, और किसी भी इंडस्ट्री के लिए, या आप इस इंडस्ट्री में उतारना चाहे, किसी इंडस्ट्री में उतारना चाहे, उसको मैं कैप फ्रेमवर्क बोलता हूँ। और कैप वो टोपी वाला कैप नहीं, KAP कैप। इसका क्या मतलब है? ये एब्रिवेशन है। K स्टैंड्स फॉर नॉलेज, A स्टैंड्स फॉर अडेप्टेबिलिटी एंड P स्टैंड्स फॉर प्रिडिक्टेबिलिटी। तो जैसा कि हमने पूरे पॉडकास्ट में बात की, K फॉर नॉलेज, आपको नॉलेज तो बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, आपको उस फील्ड का मास्टर बनना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं कोई डिग्री हो, डिग्री आपके हाथ में नहीं है, बट नॉलेज आपके हाथ में है। नॉलेज पता होनी चाहिए कि पूरा आज अगर मैं आज बैठा हूँ, आज जून चल रहा है 2024, वर्ल्ड वाइड हो क्या रहा है इस इंडस्ट्री में, वो आपकी नॉलेज हो गई। नंबर टू हो गया अडेप्टेबिलिटी। कभी कभार क्या होता है, हमारे पास नॉलेज पूरी होती है, बट हम अपने माइंडसेट में ना उसको अडेप्ट नहीं कर पाते कि हाँ टाइम चेंज हो रहा है। वो कहते हैं ना कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, टाइम चेंज हो रहा है। अगर आपने चेंज अपने आप को कर लिया तो आप फिट हैं, आप सर्वाइव कर जाएंगे, अदरवाइज आप पिछड़ जाएंगे। तो आपको जो नया नया टाइम आ रहा है, नई नई चीज़ें आ रही हैं, 3D प्रिंटिंग, आई एम श्योर अगर किसी का आज एक स्टाइल है काम करने का, कुछ नई चीज़ आती है, हम ह्यूमन बींग्स को अच्छा नहीं लगता कि कुछ चेंज हो रहा है, बट आप जितनी जल्दी अडेप्ट करेंगे उस नॉलेज के साथ, नॉलेज के बिना अडेप्ट करने का कोई सेंस नहीं, आपको समझ नहीं आएगी। अगर आपके पास नॉलेज है और आप उस चीज़ को अडेप्ट कर रहे हैं, तो आप बेनिफिशियल रेंज में रहेंगे। और तीसरा है प्रिडिक्टेबिलिटी। अब प्रिडिक्टेबिलिटी का मतलब ये नहीं कि आप फ्यूचर प्रिडिक्ट करने लग जाएं, बट इतना ज़रूर है कि अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आप अडेप्टेबल हो जाते हैं, तो आप बहुत जगह लूप होल्स देख पाते हैं
कि यार फ्यूचर में ना ये हो रहा है, ये इंडस्ट्री इस डायरेक्शन में जा रही है। तभी आप देखिए कितने जो स्टार्टअप्स जिनको हम रेवोल्यूशनरी स्टार्टअप्स बोलते हैं, वो उन्होंने टाइम से पहले चीज़ कैसे सोच ली, क्योंकि नॉलेज गैदर की कि इंडस्ट्री में हो क्या रहा है। जितने आप नॉलेज गैदर करते हैं, जितने ओपन रहते हैं, आपको उतने लूप होल्स पता लग जाते हैं। ये सारे नॉर्मल चीज़ें हैं, जैसे आज हमें जो नॉर्मल लगते हैं, ऊबर जोमेटो, ये आज नॉर्मल लगती है, बट एक टाइम पर नॉर्मल नहीं थी। किसी ने तो इसका गैप ढूंढा कि हाँ ये गैप है, और गैप तभी मिला जब नॉलेज पूरी इंडस्ट्री की थी और दिमाग से भी ओपन था कि यार कुछ नया करना है, कुछ नई चीज़ को अडॉप्ट करना है। तो अगर ये दो चीज़ें हैं तो आप प्रिडिक्टेबिलिटी यानी फ्यूचर ट्रेंड्स प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और अगर आप फ्यूचर ट्रेंड्स प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पूरी तरह नहीं, बट एक अच्छा हाइपोथेसिस तो लगा सकते हैं। अगर हाइपोथेसिस लगा सकते हैं तो एटलीस्ट आप अंधेरे में तीर नहीं मार रहे, एक स्पेसिफिक जगह तीर मार रहे हैं, तो आपके सक्सेस रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइसली समड अप बाय साक्षर। एंड तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईओटी और उससे रिलेटेड जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं, जितनी भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनको यूज़ करके हम कैसे अपने प्रोजेक्ट्स को और मज़ेदार बना सकते हैं, और ज़्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं, और ज़्यादा प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। तो इस विषय में हमने काफ़ी कुछ समझा है। हालांकि डर तो लगता है हमारे को कोई भी नई टेक्नोलॉजी से अडेप्ट करने में, क्योंकि उसके लिए हमारे को अपना दिमाग एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है। जो चीज़ हमने आज तक नहीं करी, हमें अपने कंफर्ट जोन के बाहर जाना पड़ता है। बट फिर भी वो डर को अगर हम ओवरकम कर लें, तो आगे आने वाले टाइम में हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ इतनी सारी खुल जाएंगी इन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए। और वो टाइम भी बहुत दूर नहीं है जब हमारी मशीन हमसे बेहतर काम हमारे लिए करना स्टार्ट कर देंगी, यूजिंग आर इनपुट्स जो हम उन मशीन्स को देंगे। तो उसके लिए हमारे को गियर अप आज से हो जाना स्टार्ट करना है। दैट इज व्हाट द समरी ऑफ टुडेज डिस्कशन वाज। और ये भी हमारे को ध्यान रखना है कि अपना ह्यूमन इंटरवेंशन, किसी भी टेक्नोलॉजी को यूज करने में ह्यूमन इंटरवेंशन हमेशा रहेगा। हमारे को ये चीज से डरने की जरूरत नहीं है कि ह्यूमन जॉब्स कभी भी चली जाएंगी, क्योंकि जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उस नई टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए नई जॉब्स क्रिएट होती हैं, और उस टेक्नोलॉजी की वजह से और नए नए एवेन्यूज क्रिएट होते हैं इंडस्ट्री में। तो हमारे को कैसे ह्यूमन इंटरवेंशन उसके अंदर रखना है, हम अपने आप को कैसे गियर अप कर सकते हैं उस चीज़ के लिए, और उसके लिए सही कंसल्टेंट्स और सही लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं। तो ये चीज़ हमारे को ध्यान में रख के चलेंगे तो वी विल मेक द बेस्ट यूज आउट ऑफ ऑल दीज इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। तो अगर आपके पास AI, IoT, 3D प्रिंटिंग, गेमिफिकेशन, जो भी और जितनी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं उससे रिलेटेड आपके पास कोई सुझाव हैं, कोई सजेशंस हैं, या आपको लगता है कि किसी और पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हमारे को और डीप कॉन्वर्सेशन करना है, तो वी आर डेफिनेटली ओपन टू डिस्कस मोर अबाउट इट। एंड तब तक के लिए वी विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द इमेजिन इंफ्रा पॉडकास्ट। तब तक के लिए आप लोग इंजॉय कीजिए, और इस एपिसोड से जो रस निकाल सकते हैं वो रस निकालिए। थैंक यू एंड सी यू अगेन।